हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके रॉयल एजुकेशन। तो आज हम लोग आपके क्लास 12th की इंग्लिश का न्यू सिलेबस 2022-23 के अनुसार आपके प्रोज का यानी फ्लेमिंगो लिटरेचर टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 जो कि है द लास्ट लेसन, इस चैप्टर का लॉन्ग आंसर कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। वाई वॉज फ्रांच रनिंग टूवर्ड्स स्कूल दैट डे? व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे? यानी कहा जा रहा है कि फ्रांच उस दिन स्कूल की तरफ क्यों भागा जा रहा था, रास्ते में उसने क्या गौर किया, क्या देखा। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। दैट डे फ्रांच वॉज वेरी लेट सो ही स्टार्टेड रनिंग फॉर स्कूल। यानी उस दिन फ्रांच वॉज वेरी लेट, फ्रांच बहुत लेट था, सो इसलिए ही स्टार्टेड रनिंग फॉर स्कूल, इसलिए वह स्कूल के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि ही वॉज एक्सपेक्टिंग, वह आशा कर रहा था, और स्कोल्डिंग, एक डांट खाने की, फ्रॉम एम हेमिल से, एज जैसा कि ही टोल्ड हिम, जैसा कि एम हेमिल ने टोल्ड हिम उससे कहा था, दैट की ही वुड क्वेश्चन हिम, कि वह उससे प्रश्न करेंगे, ऑन पार्टिसिपल्स यानी पार्टिसिपल्स पर। बट लेकिन फ्रांस डिड नॉट लर्न अबाउट इट, लेकिन फ्रांस ने तो इसके बारे में कुछ लर्न ही नहीं किया था, कुछ सीखा ही नहीं था, कुछ याद ही नहीं किया था। सो इसलिए ही वॉज इन ग्रेट फियर, इसलिए जो फ्रांस था वह बहुत डरा हुआ था। वाइल ही वॉज ऑन द वे टू स्कूल he noticed that the day was so warm and so bright, and the birds were chirping at the edge of the woods। यानी कहा जा रहा है कि while यानी जब, he was on the way यानी जो फ्रांस होता है वह रास्ते पर होता है, तो स्कूल यानी स्कूल जाने के लिए, ही नोटिस्ड तो वह ध्यान देता है, दैट की द डे वाज सो वार्म कि वो जो दिन था वो काफ़ी गर्म था, एंड सो ब्राइट और काफ़ी चमकीला था, एंड द बर्ड्स और जो पक्षी थे, वर चर्पिंग चहचहा रहे थे, एट द एज ऑफ द वुड्स जंगल के किनारे। तो ये कहा जा सकता है कि जब फ्रांच अपने स्कूल के रास्ते पर था तो उसने ध्यान दिया कि वो जो दिन था वो काफ़ी गर्म था और काफ़ी चमकीला था, और साथ ही साथ जो पक्षी थे वे भी जंगल के किनारे चहचहाते हुए सुनाई पड़ रहे थे। और आगे लिखा हुआ है, दैट टाइम यानी उस समय, प्रशियन सोल्जर्स यानी जो प्रशियन सेना थी, जो प्रशियन सैनिक थे, वर ड्रिलिंग अभ्यास कर रहे थे, बिहाइंड द सा मिल आरा मिल के पीछे, आरा मशीन के पीछे, इन द ओपन यानी खुले में। तो ये कहा जा सकता है कि उस समय जो प्रशियन सेना थी, जो प्रशियन सैनिक थे, वे आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में अभ्यास कर रहे थे। एंड इट वॉज मोर इंटरेस्टिंग, और ये जो सारी चीज़ें थीं वॉज मोर इंटरेस्टिंग अधिक रुचिकर लग रही थीं, फॉर हिम उसके लिए यानी फ्रांस के लिए, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स पार्टिसिपल्स के नियम के अपेक्षाकृत। यानी ये कहा जा सकता है कि ये जो सारी चीज़ें थीं ये फ्रांस को पार्टिसिपल्स के नियम के अपेक्षाकृत अधिक रुचिकर लग रही थीं। और आगे लिखा हुआ है, ही आल्सो नोटिस्ड वह यह भी ध्यान देता है, दैट की देयर वाज अ क्राउड वहाँ पे एक भीड़ लगी हुई थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट्ट के सामने, नियर द टाउन हॉल के पास में। वह टाउन हॉल जो कि वाज द इन्फॉर्मर यानी सूचक था, ऑफ द बैड न्यूज़ बुरे समाचारों का, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स पिछले 2 सालों से। तो ये कहा जा सकता है कि जो फ्रांस होता है जब वो अपने स्कूल के रास्ते पे होता है तो उसे टाउन हॉल के बगल में बुलेटिन बोर्ड के सामने कुछ भीड़ दिखाई पड़ती है। वह सूचना पट, वह बुलेटिन बोर्ड जो कि पिछले 2 सालों से सभी बुरे समाचारों का स्रोत रहा था, सूचक रहा था। तो स्टूडेंट्स चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांच रीच्ड द स्कूल? यानी जब फ्रांच स्कूल पहुंचा तो कक्षा के अंदर का दृश्य क्या था? तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा।
व्हेन फ्रांज रिच्ड द स्कूल क्लासरूम, यानी जब फ्रांज स्कूल के कक्षा में पहुंचा, इट सिम्ड सो स्ट्रेंज, तो वह जो कक्षा थी उसे बहुत ही विचित्र प्रतीत हुई, एंड सोलेमन, और बहुत ही शांत प्रतीत हुई। हिज क्लासमेट्स, और उसके जो सहपाठी थे, हैड टेकन दियर प्लेस, वे अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे। वन थिंग, एक बात, दैट सरप्राइज्ड हिम मोस्ट, जिसने फ्रांज को बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया, आश्चर्यचकित किया, वाज द विलेज पीपल, वह बात यह थी कि जो गांव के लोग थे, हु वर सीटिंग ऑन द बैक बेंचेज, जो कि उस कक्षा के पिछले बेंचेज पर, बेंचों पर बैठे हुए थे, वह बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी बिफोर दैट डे, जो बेंच उस दिन से पहले हमेशा खाली रहा करते थे। तो ये कहा जा सकता है कि जो फ्रांज होता है, जब वो अपने कक्षा में प्रवेश करता है तो पाता है कि उस कक्षा का जो माहौल था बहुत ही शांत था और बहुत ही विचित्र लग रहा था, और उसके जो सहपाठी थे वे पहले से ही अपने स्थान पर बैठ चुके थे। लेकिन एक बात ने फ्रांज को बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, वह बात यह थी कि उस कक्षा के पीछे के बेंचों पर जो हमेशा खाली रहा करते थे, उस पर गांव के लोग बैठे हुए थे। वो बेंचेज जो कि उस दिन से पहले हमेशा खाली रहते थे, उस पर गांव के लोग विराजमान थे, बैठे हुए थे। और आगे लिखा हुआ है कि एम हैमेल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, यानी जो एम हैमेल थे, वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, वो इधर उधर टहल रहे थे कक्षा में, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपनी भयावह आयरन रूलर, लोहे की छड़ी को, अंडर हिज आर्म, अपने बाँह के नीचे दबाकर। तो ये कहा जा सकता है कि जो एम हैमेल थे वह अपने लोहे की छड़ी को अपने बाँह के नीचे दबाकर इधर उधर टहल रहे थे। सो फ्रांज हैड टू गो इन बिफोर देम, इसलिए जो फ्रांज होता है, हैड टू गो इन, उसे अंदर जाना पड़ता है, बिफोर देम, उन सभी के सामने। तो ये कहा जा सकता है कि जब फ्रांज कक्षा में प्रवेश करता है तो जो उसके टीचर एम हैमेल होते हैं वो अपनी आयरन रूलर को अपने बाँह के नीचे दबाकर उस कक्षा में इधर उधर टहल रहे थे, घूम रहे थे, इसलिए फ्रांज को उनके सामने अंदर जाना पड़ा। आगे लिखा हुआ है एम हैमेल सा हिम एंड टोल्ड टू गो हिज प्लेस वेरी काइंडली, यानी जो एम हैमेल होते हैं, सा हिम, जब फ्रांज को देखते हैं तो टोल्ड हिम, उससे कहते हैं टू गो हिज प्लेस, अपने स्थान पर जाने के लिए, वेरी काइंडली, बहुत दयालुतापूर्वक, यानी कह सकते हैं कि जो एम हैमेल होते हैं जब वो फ्रांज को देखते हैं तो उसे बहुत ही दयालुतापूर्वक उसे उसके स्थान पर जाने के लिए कहते हैं। और आगे लिखा हुआ है एवरीवन इन द क्लासरूम, यानी कक्षा में जो प्रत्येक व्यक्ति था, जो प्रत्येक लोग थे, वाज लुकिंग वेरी सैड, वे सारे के सारे लोग बहुत दुखी दिखाई पड़ रहे थे, दैट डे, यानी उस दिन। यानी कहा जा सकता है कि जब फ्रांज उस कक्षा में प्रवेश करता है तो उसने पाया कि उस कक्षा में प्रत्येक व्यक्ति जो मौजूद था, वे सारे के सारे लोग बहुत ही दुखी दिखाई पड़ रहे थे, बहुत ही शांत दिखाई पड़ रहे थे। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांज, यानी उस अंतिम पाठ की घोषणा ने किस तरह से अफेक्ट फ्रांज, फ्रांज को प्रभावित किया, यानी जो फ्रांज होता है उस अंतिम पाठ की घोषणा से कैसे प्रभावित होता है। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार है, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रांज द मोस्ट, यानी उस अंतिम पाठ की जो घोषणा थी, अफेक्टेड फ्रांज द मोस्ट, उसने फ्रांज को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इट वॉज लाइक अ थंडर क्लैप फॉर हिम, यह उसके लिए एक वज्रपात के जैसा था, एक बिजली के कड़कड़ाहट के जैसा था। ही वॉज वेरी सॉरी, और वह बहुत दुखी भी था, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज वेरी केयरलेस, वह बहुत ही लापरवाह रहा था, एंड कुड नॉट लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज परफेक्टली, और अपनी फ्रेंच भाषा को परफेक्टली यानी अच्छी तरह से नहीं सीख पाया था। ही हैड लॉस्ट हिज टाइम, उसने अपना समय गवा दिया था, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडों को खोजने में, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, अथवा सार पर स्लाइडिंग करने जाने में।
यानी सार पर फिसलने जाने में। तो ये कह सकते हैं कि जो फ्रांज होता है वह अपना पूरा का पूरा समय चिड़ियों के अंडों को खोजने में और सार पर फिसलने जाने में पूरा समय गवा देता है। His books felt good friends to whom he did not want to give up। यानी अब क्या हो रहा था कि जो फ्रांज था उसके लिए हिज बुक्स, उसकी जो किताबें थीं, फेल्ट गुड फ्रेंड्स, अच्छी मित्र प्रतीत हो रही थीं, टू whom, जिनको ही डिड नॉट वांट टू गिव अप, वह त्यागना नहीं चाहता था। यानी जो फ्रांज की पुस्तकें थीं अब उसे एक अच्छी मित्र लग रही थी, एक अच्छी मित्र प्रतीत हो रही थी, जिन्हें वह त्यागने के लिए तैयार नहीं था, छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आगे है फ्रांज वाज आल्सो सॉरी फॉर एम हैमेल। यानी जो फ्रांज था वह एम हैमेल के लिए भी काफ़ी दुखी था। वह एम हैमेल हु वाज गोइंग अवे, जो कि उस ज़िले को छोड़कर जा रहे थे, एंड ही वुड नेवर सी हिम अगेन, और फ्रांज उन्हें दोबारा कभी देख नहीं पाएगा। तो ये कह सकते हैं कि जो फ्रांज होता है वह एम हैमेल के लिए भी काफ़ी दुखी होता है, क्योंकि जो एम हैमेल थे वे अगले दिन उस ज़िले को छोड़कर जा रहे थे और जो फ्रांज है वह उन्हें दोबारा कभी देख नहीं पाएगा। इस तरह से आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इन विच वे, किस तरह से, डिड एम हैमेल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। यानी किस तरह से जो एम हैमेल होते हैं वह स्वयं को और दूसरों को फ्रेंच भाषा के अध्ययन में नज़रअंदाजी के लिए दोषारोपण करते हैं, दोष देते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर इस प्रकार होगा, एम हैमेल ब्लेम्ड हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। यानी जो एम हैमेल होते हैं वह स्वयं को और दूसरों को फ्रेंच भाषा के अध्ययन में नज़रअंदाजी के लिए दोषारोपण करते हैं, बिकॉज क्योंकि ही यूज्ड टू सेंड फ्रांज एंड अदर स्टूडेंट्स टू वाटर हिज फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग लेसन्स। क्योंकि जो एम हैमेल होते हैं वह फ्रांज को और अन्य छात्रों को, अन्य विद्यार्थियों को अपने फूलों की सिंचाई करने के लिए भेज देते थे, इंस्टेड ऑफ लर्निंग लेसन्स, पाठों को पढ़ाने की बजाय, उन्हें सिखाने की बजाय। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एम हैमेल होते हैं वह स्वयं को और दूसरों को फ्रेंच भाषा के अध्ययन में नज़रअंदाजी के लिए दोषारोपण करते हैं, क्योंकि वे अक्सर करके प्रायः फ्रांज और दूसरे विद्यार्थियों को अपने फूलों की सिंचाई करने के लिए भेज देते थे, बजाय उन्हें पाठ पढ़ाने के। तो इस तरह से आपका आगे लिखा हुआ है, एंड When he wanted to go for fishing, और जब वे फिशिंग के लिए जाना चाहते थे, यानी जब वे मछली पकड़ने के लिए जाना चाहते थे, तो he declared a holiday, तो वह एक छुट्टी घोषित कर देते थे, वह छुट्टी कर देते थे। इस तरह से जो एम हैमेल होते हैं आल्सो ब्लेम्ड द पेरेंट्स, वे उन माता पिता लोगों को भी दोष देते हैं, दोषारोपण करते हैं, हु आर नॉट एनक्सियस टू एजुकेट दियर चिल्ड्रेन, जो अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए चिंतित नहीं थे। बट दे प्रीफर्ड, बल्कि वे वरीयता देते थे, टू सेंड देम, अपने बच्चों को भेजने में, टू वर्क ऑन अ फार्म, किसी फार्म पर काम करने के लिए, और इन द मिल्स, अथवा किसी मिल में काम करने के लिए, टू अर्न मनी, पैसा कमाने हेतु। तो ये कह सकते हैं कि जो एम हैमेल होते हैं वह बच्चों को शिक्षित न करने के लिए उनके माता पिता को भी दोष देते हैं। वे माता पिता जो अपने बच्चों को पैसा कमाने के लिए और अधिक धन अर्जित करने के लिए क्या करते थे कि वे लोग अपने बच्चों को किसी मिल में अथवा किसी फार्म पर काम करने के लिए भेज देते थे। आगे लिखा हुआ है, द विलेजर्स डिड नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन सो दे यूज्ड टू डू सो। यानी कहा जा रहा है कि जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, वे लोग शिक्षा के महत्व को नहीं जानते थे, सो इसलिए दे यूज्ड टू डू सो, इसलिए वे ऐसा करते थे। यानी वे लोग अपने बच्चों को काम करने के लिए बाहर किसी फार्म पर अथवा मिल पर काम करने के लिए भेज देते थे। आगे लिखा हुआ है कि
फ्रांज वाज आल्सो वन ऑफ दोज चिल्ड्रेन, यानी जो फ्रांज था ये भी उन्हीं बच्चों में से एक था। हु डिड नॉट लाइक टू गो टू स्कूल, जो स्कूल जाना पसंद नहीं करता था। एंड प्रीफर्ड टू स्पेंड टाइम आउट ऑफ डोर्स, और घर के बाहर समय बिताना पसंद करता था, समय बिताने को वरीयता देता था। यानी ये कह सकते हैं कि जो फ्रांज था ये भी उन्हीं बच्चों में से एक था जो स्कूल नहीं जाता था और घर के बाहर समय बिताने को वरीयता देता था, यानी आनंद उठाना पसंद करता था। इस तरह से आपका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड एट लास्ट, यानी अंततः क्या हुआ। हाउ डिड एम हैमेल लास्ट द क्लास, और एम हैमेल ने कक्षा का अंत कैसे किया। तो इस तरह से आपका आंसर लिखा हुआ है एट लास्ट, अंततः फ्रांज ने देखा दैट की एम हैमेल, जो एम हैमेल थे, वाज सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, वह अपनी कुर्सी में गतिहीन होकर बैठे हुए थे, एंड गेजिंग, और घूर कर देख रहे थे, फर्स्ट वन थिंग, पहले एक वस्तु को, देन एट अनदर, तब दूसरी वस्तु को, एज इफ, मानो, ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मानो वह प्रत्येक चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते हों, जस्ट हाउ, जिस तरह से एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जिस तरह से उस छोटे से स्कूल के कमरे में सारी की सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही थीं। तो ये कहा जा सकता है कि अंततः फ्रांज ने देखा कि जो एम हैमेल थे वह गतिहीन होकर अपनी कुर्सी में बैठे हुए थे, और उस कक्षा में, उस छोटे सी कक्षा में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही थीं और जैसी दिखाई दे रही थीं उन्हें उसी रूप में वह अपने अंदर, अपने मस्तिष्क में बैठा लेना चाहते थे। इस तरह से आगे लिखा हुआ है When the church clock struck 12, यानी जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, एम हैमेल स्टूड अप इन हिज चेयर, तो जो एम हैमेल होते हैं वह अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। देन, तब, ही टर्न्ड, वह मुड़ते हैं, टू द ब्लैक बोर्ड की तरफ, एंड रोट, और लिखते हैं, एज लार्ज, उतना बड़ा, एज ही कुड, जितना बड़ा वह लिख सकते थे, विवेला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। यानी ये कहा जा सकता है कि जब चर्च क्लॉक ने, चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, तो जो एम हैमेल होते हैं वह अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं, तब वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और जितना बड़ा वे लिख सकते थे उतना बड़ा लिखते हैं, विवे ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। इस तरह से आगे लिखा हुआ है देन ही स्टॉप्ड, तब वे रुक जाते हैं, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के सामने अपने सर को झुकाते हैं, विदाउट सेइंग अ वर्ड, और बिना एक शब्द कहे, ही मेड अ गेस्चर टू हिज स्टूडेंट्स विद हिज हैंड, वह अपने विद्यार्थियों को अपने हाथों से इशारा करते हुए कहते हैं कि स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस हुआ, समाप्त हुआ, यू मे गो, अब आप लोग जा सकते हैं। 10 इस प्रकार ही फिनिश्ड द क्लास, इस प्रकार उन्होंने कक्षा का अंत कर दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में इसे शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।